दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए खास है जो ऐसे सीरियल से अनजान है, उन्हें नहीं पता है कि ऐसे सीरियल होती क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीरियल के बारे में बताऊंगा, सीरियल की पूरी कहानी क्या होती है सीरियल, और फिर इसके साथ ही जो अभी जस्ट रिजल्ट आई है बीते कुछ दिनों पहले 2018 की फाइनल सिलेक्शन मार्क्स, तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ तो उस पर थोड़ा देख लेते हैं। तो सीजीएल क्या है, क्या रहती है सीजीएल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होती है, और कौन कौन से पोस्ट सीजीएल के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं, और फिर सीजीएल की क्या होती है एग्ज़ाम पैटर्न, और कैसे होता है एग्ज़ाम, कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, ये सब इसमें बताने वाले हैं। फिर जो पोस्ट होती है उनकी सैलरी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सीजीएल है क्या। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक भर्ती आयोग है, और उसके माध्यम से जो विभिन्न सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती हैं उनके अंतर्गत जो वैकेंट सीटें होती हैं, वैकेंट पोस्ट के लिए जो सीटें होती हैं उनको एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के माध्यम से ही उसे पूरा किया जाता है। तो एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है उनके अंतर्गत 10th लेवल पे एमटीएस, 12th लेवल पे सीएचएसएल, और फिर ग्रेजुएट लेवल पे सीपी और सीजीएल आते हैं। आई थिंक सीजीएल सबसे ऊपर आता है, सीजीएल बेस्ट है इसमें। आप देखते हैं सीजीएल जो फॉर्म है उसको भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, और उन कौन से एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट जो हैं सीजीएल के लिए उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी सब्जेक्ट्स में वो ग्रेजुएशन उनको किया रहना चाहिए। और उसके बाद उनके जो एज का भी इसमें लिमिट है, एज लिमिट का भी इसमें क्राइटेरिया दो टाइप का है। सबसे पहले 28 से 27 वैसे पोस्ट के लिए जिनका ग्रेड पे 2400 से 2800 के बीच है, ठीक है। तो ये 2400 से 2800 के बीच वाले ग्रेड पे के लिए 18 से 27, और फिर 21 to 30 के लिए आपको मिनिस्ट्रीज का जो एग्ज़ाम होता है, मिनिस्ट्रीज का, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी जो डिपार्टमेंट होते हैं तो उसके अंतर्गत जितनी भी पोस्टें आती हैं तो 21 से 30 के अंतर्गत वाले एज ग्रुप वाले लड़के इसमें अपीयर होते हैं। और उसके बाद भी एक और भी इससे भी एबव एज ग्रुप का एक है पोस्ट जेएसओ, ठीक है। तो इसके लिए अप टू 32 ईयर्स, ठीक है। 32 ईयर्स जिनके वैसे स्टूडेंट जिनका एज 32 ईयर्स है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके लिए एक अलग से एक पेपर भी होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो कि हम आगे बताएंगे 200 मार्क्स का। चलिए अब देखते हैं इसमें एसएससी जो है वो एज रिलैक्सेशन भी देती है। तो इतने के अतिरिक्त एसएससी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स, और PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देती है। तो ये रहा क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट। अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम जो पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो क्या क्या और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले सीजीएल के अंतर्गत Tier 1 होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद Tier 2 आता है, वो भी सेम एज Tier 1 ऑब्जेक्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, बस इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं। अब Tier 3 में आपको क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और इसका जो मोड है वो पेन पेपर मोड, ठीक है। इसका पेन पेपर मोड होता है, और इसमें ऐसे लेटर पूछे जाते हैं जो 10 से 12 क्लास तक के रहते हैं। अब उसके बाद Tier 4 में आपको CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और DEST यानी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल कटअप, फिजिकल और मेडिकल, और उसके बाद लास्ट ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न। अब बारी बारी से हम लोग एक एक एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले Tier 1 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आती हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश आते हैं, और सभी के लिए 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, और ईच क्वेश्चंस कंटेंट्स 2 मार्क्स, दैट इज़ 50।
तो मैथ्स 50 का होता है, इस तरह सेम। और टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 का होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स 200 का होता है। तो ये प्री जो है इसको प्री बोलते हैं। तो प्री टोटल मार्क्स 200 का होता है और सेम एज टीयर 2 में मैथ्स इंग्लिश। तो ये मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं और ये ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 2 नंबर मार्क्स, दैट मीन्स 200। तो मैथ्स 200 का, इंग्लिश 200 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, दैट मीन्स 200। तो ये टोटल आपको 600 का हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं टीयर 1 में, उसमें स्टूडेंट की जो संख्या होती है करीब करीब 20 लाख प्लस होती है। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट को का एक बार में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत सारे दिन लगते हैं एग्ज़ाम कराने में और बहुत सारी शिफ्ट होती हैं एग्ज़ाम की। तो सबका जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक नहीं रहता है। तो क्वेश्चन के लेवल को एक करने के लिए मार्क्स का नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें कटअप तैयार होती है, ठीक है। तो रॉ मार्क्स आने के बाद मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है और उसके बाद कटअप प्री का होता है। सेम फॉलो एज टीयर 2। इसमें भी दो दिन लगते हैं एग्ज़ाम कराने में। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है, तब ये होता है। अब इसके अतिरिक्त 2 पेपर और होते हैं, स्टैटिक्स का और फाइनेंस अकाउंटिंग का, ठीक है। तो स्टैटिक्स का 100 क्वेश्चन आता है, फाइनेंस अकाउंटिंग का भी 100। और ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। और डबल ए के लिए जो फाइनेंस अकाउंटिंग का होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है। तो स्टैटिक्स और ये फाइनेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो एक दिन दूसरे अगले दिन होता है और ये मैथ्स और इंग्लिश का एक ही दिन होता है। मैथ्स के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, इंग्लिश के लिए भी 2 घंटे का टाइम मिलता है और एग्ज़ाम के बीच में 2 घंटा का गैप रहता है, ठीक है। तो आप देखें टीयर 1 और टीयर 2 का जो टोटल मार्क्स हुआ वो 600 का हुआ। टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें एसी लेटर आते हैं और जो एसी का जो पैटर्न है वो करंट पे बेस्ड होता है, ऑलमोस्ट करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये और इसका जो लेवल है वो 10 to 12 क्लास का जो एसी और लेटर का जो लेवल होता है वही होता है। तो डिस्क्रिप्टिव भी 100 नंबर का होता है। तो यहाँ तक टोटल मार्क्स सबका टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 ऐड करके आपको 700 का हो जाता है। अब इसी में से फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स बनता है। अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये टीयर 3 के बाद आपको डीबी होता है और साथ ही साथ आपको टीयर 4 भी लिया जाता है सीपीटी का, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसी दिन किसी का भी या अगले दिन। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डीएसटी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। अब इसके लिए किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है तो ये देखते हैं। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, और फिर स्प्रेडशीट मीन एक्सेल पे होता है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो एक पोस्ट होती है ASO, ठीक है, और भी 1-2 पोस्ट होती है उसके लिए ये सीपीटी होता है। और जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है 2000 की डिप्रेशन पर 15 मिनट, इट्स मीन ये 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद जो स्प्रेडशीट पे होता है इट्स मीन एक्सेल, इसको एक्सेल बोलते हैं। तो एक्सेल पे आपको कुछ फॉर्मेट दे दिया जाता है और इसके लिए 15 मिनट का इसके लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलता है और आपको बना के दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद DST यानी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए भी 15 मिनट का टाइम होता है और इसके लिए जो पोस्ट होते हैं वो असिस्टेंट इन CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो पोस्ट होती हैं TA ये सब के लिए, तो उनके लिए ये DST होता है। तो ये रहा आपका टीयर 4 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने जैसे कि पहले ही बताया सेम एक दिन आगे पीछे होता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिनों बाद फाइनल रिजल्ट आती है, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है। तो जो CGL के द्वारा जो पोस्ट मिलती है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं और उस पोस्ट की क्या ग्रेड पे होती है, सैलरी कितनी मिलती है और पे लेवल क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले CGL की जो टॉप पोस्ट है इट्स मीन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर, जो कि ग्रुप B का पोस्ट है और इसकी ग्रेड पे होती है 4800 ग्रेड पे दोनों पोस्ट की। और इनका जो पे लेवल है, ठीक है,
पे लेवल वो 8 में आता है। ये दोनों पोस्ट के लिए पे लेवल 8, ये पे लेवल 8 के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो अभी फ़िलहाल 75,000 प्लस है, ठीक है, 75,000 के करीब इनकी इसमें और भी कुछ अलाउंस आती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका जो ये डिपार्टमेंट है ये कैग है, C&AG, ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद का जो पोस्ट है ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर, और फिर उसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन CBI। तो ये जो पोस्ट हैं ये भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं, ठीक है। और इनका जो ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे है, लेकिन इसमें इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है वो ग्रुप सी का पोस्ट है। हालांकि स्टेटस रॉयल्टी में ये इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सबसे सुप्रीम है, लेकिन ये फिर भी ग्रुप सी का पोस्ट आता है। हालांकि इसकी कटअप इन सबों पोस्ट्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जाती है। और इनका जो पे लेवल है वो 7 के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है 65,000 के करीब बनती है। अब आगे के जो पोस्ट हैं उसके अंतर्गत आपको असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग, और सब इंस्पेक्टर NIA, और फिर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, और उसके बाद स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और ये होता है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होता है। तो ये जो पोस्टें हैं वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, और ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं, और इनका जो पे लेवल है वो 6 पे लेवल है, ठीक है। और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो नियर अबाउट 56,000 के करीब होती है। और उसके बाद आता है 2800 ग्रेड पे की जॉब आती हैं, ऑडिटर इन कैग और अकाउंटेंट इन CAG, और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है इनके करीब बनती है। और उसके बाद जो पोस्ट आते हैं हालांकि ये पे लेवल 5 में आता है, और उसके बाद की 2400 ग्रेड पे की पोस्ट आती हैं, और उनका पे लेवल 4 है। और इसके अंतर्गत सीनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट सेक्रेटरीट, और फिर अपर डिवीजन क्लर्क और टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC की पोस्टें आती हैं, और ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं, और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। ये 2800 ग्रेड पे की भी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 38,000 के करीब होती है, ठीक है। ये सब एक सिटी में ज्वाइनिंग के टाइम। हालांकि अभी इसमें इस साल 2021 में DA जो इंक्रीज होने वाला है करीब 10% के करीब, तो इसके साथ HRA भी इंक्रीज होगा। तो ये 4800 ग्रेड पे वाली सैलरी में 10,000 प्लस इंक्रीज होगा, इसमें 8,000 प्लस इंक्रीज होगा, ऐसे ही सब में इंक्रीज होगा। तो ये थी CGL की पोस्ट, और CGL की टॉप पोस्ट जो थी वो 4800 ग्रेड पे की ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर। तो इसके बाद देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को सबमिट करनी रहती है, किस किस डॉक्यूमेंट की कॉपीज स्टूडेंट को सबमिट करना रहता है। तो उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले कॉपी, ठीक है, और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके बाद ग्रेजुएशन का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सबमिट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स का कहने का सेंस है इसमें 2 ही प्रकार के मार्कशीट, ठीक है, और प्लस सर्टिफिकेट। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट इसमें लगता है, और उसके बाद इसमें इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट्स, और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का सेंस है कि जो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है। अगर इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब देखते हैं जो अभी जस्ट हाल ही में 2018 की फाइनल सिलेक्शन मार्क्स आया है, तो कितने मार्क्स पे कौन से पोस्ट मिले हैं तो उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है AAO, और AAO ईवार की जो कटअप गई थी 691, और OBC की 656। और ये जो पोस्ट होती है वो 800 के अंतर्गत 800 का पेपर होता है, और उसमें से ये इतना होता है। और ASO जो होता है मिनिस्ट्रियल अफेयर्स में, और 632 और 613 OBC के लिए ऐसे ही कटअप गया है। उसके बाद JSO की कटअप 626, और ITI इन CBDT मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 606 हाईएस्ट कटअप गया, ये 700 के अंतर्गत होता है, ठीक है। और उसके बाद
ITI इन CBIC या फिर CBIT मतलब GST और एक्साइज ये सब जो होते हैं तो उनका जो कट ऑफ गया है 579, यूआर का 552 OBC का गया और SC का 509। ऑडिटर का कैग में जो ऑडिटर होते हैं उनका यूआर का कट ऑफ 577 और OBC का कट ऑफ 554 गया। इस तरह अकाउंटेंट जो CGA में होते हैं 564 और OBC का 542 इतना कट ऑफ गया। और जो TA होता है CBDT उनका कट ऑफ गया जनरल का 560, OBC का 535 और SC का 491। इसी तरह TA GST और फिर एक्साइज ये सब में यूआर कट ऑफ 547, OBC का 529 और 479, SC का ST का 468। ये था आपका कट ऑफ 2018 का फाइनल सिलेक्शन। मतलब इतने नंबर पे आपको ये पोस्ट जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये मिल गया। तो ये था दोस्तों फाइनल कटअप। आप देख ही रहे हैं कटअप कितना ज़्यादा जाता है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे पोस्ट चाहिए तो आपको अच्छे नंबर्स लाना पड़ेगा और अच्छे नंबर्स लाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो और इससे थोड़े भी लाभान्वित हुए हों तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।